बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल या कंपनी से एडवाइस चाहिए तो बेस्ट होगा कि आप हमें ईमेल करें या मुझे या किसी भी लोकल सोल्यूशन को जाके मिलें, ताकि वो आपको एक बेहतर एडवाइस कर सकें। आज की जो अपडेट्स है बिफोर स्टार्ट द कॉल्स, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कॉल पे हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, वो रेलेवेंट ये है कि जो लोगों ने एप्लीकेशन डाली हुई है फॉर एक्सटेंशन के लिए या सिटीज़नशिप के लिए, और वो 5 से 6 महीनों से वेट कर रहे हैं, उनके बायोमेट्रिक की परमिट नहीं आ रही, सेंटर ओपन नहीं है। इसके लिए अभी रिसेंटली जो अपडेट्स है वो ये है कि हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ईमेल रिप्लाई रिसीव किया है। अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ये बनाई है या यूकेबीए ने, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन डाली है फॉर एक्सटेंशन वीज़ा के लिए या उन्होंने डाली है सिटीज़नशिप के लिए विद इन अ कंट्री, उनके लिए वो जो पुराने उन्होंने जो लास्ट एप्लीकेशन के बायोमेट्रिक्स हैं उनको रीयूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे यूके के अंदर बायोमेट्रिक दिए थे, फिंगरप्रिंट दिए थे, उन्हीं को कंसिडर करते हुए आपने जब सब अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो देखते हैं क्या वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पुराने डिटेल के साथ मैच कर रहे हैं, तो उनको उसी फिंगरप्रिंट को या उसी डिटेल्स को यूज़ करेंगे और मोस्ट लाइकली चांस ये है कि अब आपको दोबारा फिंगरप्रिंट नहीं देने पड़ेंगे ड्यू टू कोविड-19। लेकिन साथ ही एक सेकंड स्टेप पे वो जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल जो एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में आप अपने घर से बैठे हुए अपनी फ़ोटो बना के उनको भेजोगे, फेशियल इमेजेस जिसको नाम दे रहे हैं, और उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो कहते हैं कि सबमिट फेशियल इमेजेस, और ये आप अपनी पिक्चर डाउनलोड किया करोगे और सबमिट कर दिया करोगे और उसके ऊपर वो एक्शन करेंगे। असल में जो देखा जाए तो जो बायोमेट्रिक का कंसेप्ट ये था कि आइडेंटिफाई करना कि जो बंदा एप्लीकेशन कर रहा है या जो क्लेम कर रहा है क्या आईडी उसकी मैच कर रही है। अब देखा जाए तो जो फिंगरप्रिंट है मेरे ख्याल में 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक सेम होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। अच्छी बात है गवर्नमेंट ने इवन के ये कोविड-19 की वजह से रियलाइज़ किया, और ये बड़ा एक हसल था कि बार बार आप हर 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद या 3 साल के बाद अप्लाई करते हो, हर दफ़ा बायोमेट्रिक देने पड़ते थे अब आपको। लेकिन ड्यू टू फॉर द टाइम बीइंग जो डेवलपमेंट हुई है, और हमने आज ट्यूसडे है, कल और आज में कम से कम 10-12 ईमेल्स क्लाइंट ने रिसीव कर ली हैं, तो इसलिए मेरे तमाम जो व्यूवर्स हैं, जो लिसनर हैं, उनको ये एडवाइस है कि अगर किसी भी सॉलिसिटर के ज़रिए या अपने खुद या बाय समन्स आपने एप्लीकेशन डाली है और आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मेक श्योर करें आप अपनी ईमेल चेक करें, अपना जंक मेल चेक करें, ताकि ये ना हो कि आपको ईमेल आई हो और आप फिर भी वरी हों, या अपने सॉलिसिटर से बात कर लें। ये सबको ईमेल जा रही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा पर्पज़ या सिटीजनशिप के लिए डाली है तो वी आर गोइंग टू बी रीयूज़ योर प्रीवियस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिटेल्स विच यू सबमिटेड फॉर द लास्ट एप्लीकेशंस। तो एक बात तो ये है। सेकंड, ये जो फेशियल इमेजेस की बात होगी वो फर्दर एप्लीकेशन के लिए होगी, और इसलिए आप परेशान ना हों। और बाकी ये है कि जो चीज़ उन्होंने डिसीजन लेना होगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर वो बिल्कुल लेंगे। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुल भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और स्पेशली मुझे आपके प्रोग्राम से बहुत नॉलेज होती है। बहुत वेलकम जी, बहुत वेलकम जी, थैंक यू। गुल भाई, मैंने ILR के लिए मैंने अप्लाई किया है। मैं एज अ टीयर 2 में इस वक्त मौजूद हूँ यूके में। राइट। मैंने जब फॉर्म फिल किया, सबमिट किया, तो मुझे उन्होंने बहुत कम डॉक्यूमेंट मुझसे रिक्वायर्ड जो मुझे सबमिट करने अपलोड करने UKV कास्ट पे जाके, उनमें से एक पासपोर्ट मैंडेटरी के अंदर, और अदर डॉक्यूमेंट में सिर्फ वो हैं पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट और BRB और वो एम्प्लॉय लेटर। राइट। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने यहाँ से यूके से मास्टर्स किया था, MBA किया था, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। तो जो हमें क्या अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगी है अपना गुल भाई, वो हमें सबमिट करना है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है या एक्स्ट्रा कर सकते हैं?
प्लीज इस पे मुझे डिटेल में बता दें प्लीज। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, अब ये दो चीज़ें हैं बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली। एक होती है पॉलिसी, एक है गाइडेंस। पॉलिसी ये कह रही है या गाइडेंस इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती हैं कि जब टीयर 2 से आप इंडेफिनिट पे जाते हो तो आपको एटलीस्ट जो 5 मेजर पॉइंट्स हैं वो पूरे करने होंगे। नंबर 1 कि आपने एम्प्लॉय के साथ 5 साल काम किया, उसकी P60 5 साल की आपको अटैच करनी होगी। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा। प्रूफ ऑफ इनकम आपके अकाउंट में पैसे आए अपने बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी होगी। अब नंबर 2 ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयर से लेटर लेना है कि यू बीन वर्किंग फॉर द सेम कंपनी फॉर द 5 ईयर्स एंड स्टिल दे नीड योर सर्विसेज। नंबर 3 ये है कि आपने लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना है रिगार्डलेस अब किसी भी कैपेसिटी में, इधर टीयर 1, टीयर 2, टीयर या लॉन्ग रेजिडेंसी, किसी भी कैपेसिटी में अगर आप इंडेफिनिट पे जाते हो तो ये एक बेसिक कंडीशन है फॉर द इंडेफिनिट या सेटलमेंट इन द यूके की कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है और आपने B1 पास करना है। अब B1 के लिए आपको एग्जाम्पशन आ सकती है कि अगर आपने यूके से डिग्री की हो 3 साल की, या मास्टर किया हो, या PhD की हो, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। बट यू हैव टू हैव मीट अ क्राइटेरिया ईदर बाइंग पास द मास्टर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स और पास द IELTS एग्ज़ाम्स। सो ईदर आपको ये करनी पड़ेगी। अब थर्ड ये चीज़ जाती है कि ये जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ जो मेन पॉइंट आता है कि अब जो ऑनलाइन सिस्टम के ये दो क्या टेक्निकल्स है, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे कुछ नहीं मांगते कि आपने क्या 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 लाना। वो एक सेट पैटर्न्स है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते जाएं और उसमें आप अटैच करते जाएं। पर लेट्स से जस्ट फॉर द आर्गूमेंट्स, अगर समझते हो कि वहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि यहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स डालो, तो जहाँ पे ID वाला सेक्शन है वहाँ पे भी डाल सकते हो। बट है नहीं ऐसी बात, क्योंकि मैंने देखा जाए तो ये वंस आई थिंक गो थ्रू हुआ हूँ, लेकिन ये डिटेल से चेक किया जा सकता है। बट जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, अगर वो मांगें या ना मांगें। दिस इज़ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to submit all the supporting documents whatever you claiming to। सेटलमेंट के लिए या नेशनलिटी के लिए आपको लाइफ इन द यूके एंड B1 पास करना ज़रूरी है। लेकिन दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए सेटलमेंट की बेस पर जाते हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। वो सिर्फ एक रिफ्यूजी स्टेटस होता है, या अगर जो यूरोपियन से आप सेटलमेंट पे जाते हो तो उस वक्त आपको नहीं चाहिए। बट जब वो दोनों कैटेगरी वाले लोग भी ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, स्टिल दे नीड टू बी मीट द क्राइटेरिया। सो इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि मेक श्योर करें कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटैच करें। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी गुल साहब। भाई फरमाइए, आप लाइव हैं, क्या सवाल आपका? जी गुड इवनिंग गुल साहब। गुड इवनिंग सर। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਈ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ऑनलाइन हो रही हैं कि वैसे सिस्टम थ्रू भी हो रही हैं? तीसरा पंजाब देना सर। ठीक, मेरा ख्याल आपके दो सवाल थे। एक ये कि आपके पास 10 ईयर्स का वीज़े पे आप हैं। ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि अभी जो लेटेस्ट चेंजेस आ रही हैं या काफ़ी सारी जो अपडेट्स हो रही हैं, उसमें कि ये भी था कि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी है कि अगर आपके पास 10 ईयर्स रूट के ऊपर वीज़ा है और आपके पास बेनिफिट अलाउ नहीं है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो कि मुझे बेनिफिट अलाउ किए जाएं। जब आपके पास लेटर आ जाएगा तो फिर कौंसल से आप जाके बेनिफिट ले सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करनी है और आप समझते हो कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस इवेंट जो कोरोना वायरस है उस वजह से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं है, तो फिर आपके पास राइट है कि आप फ़ी वेवर जो फ़ी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब ये दो चीज़ें हो गई और ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब जो फाइनल आपका जो एम है वो ये है कि आपने वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और उसके लिए भी अगर बेशक जो मामले जो चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे और तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाओगे। और जैसे मैंने बोला अभी कि आजकल ये हो रहा है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए
या सिटीज़न के लिए उनको बायोमेट्रिक के लिए एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो अपने लास्ट टाइम दिए थे वो यूज़ करेंगे। ये पता नहीं फॉर हाउ लॉन्ग, पॉसिबल है कि वो 6 महीने बाद कहेंगे दोबारा हम आपसे लेंगे, लेकिन आज के वक्त उन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स को ईमेल आना शुरू हुई है, तो इस वजह से वो ज़रूरी नहीं होगा। अब आप देख लें कि आपने पहले कौन सा काम करना है। अगर तो आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, 2 महीने रहते हैं, तो फिर मेरे लिए आपको एडवाइस होगी कि सबसे पहले आप अपनी जो फ़ी वेवर वाली एप्लीकेशन डाल लें, और जब आप एप्लीकेशन करोगे उसके साथ ही आप जो पब्लिक फ़ंड्स अलाउ की रिक्वेस्ट भी कर देंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ब्रिटिश हैं, राइट और मुझे 10 साल के रूट में डाला गया है। राइट मेरा अब एक्सटेंशन होनी है। मेरा 2.5 साल पहले मुझे 2.5 साल का वीजा मिला था, अब मुझे एक्सटेंशन करवानी है। राइट लाइक एक्सटेंशन के लिए मुझे ये पूछना था कि कोई खास रिक्वायरमेंट, लाइक कोई कोर्स वगैरह करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कौन सा एप्लीकेशन मेरी वीजा लीव टू रिमेन, उसमें मुझे 2.5 साल की मिला था, अब मुझे एक्सटेंशन करने है। तो मुझे सिर्फ यही पूछना था कि कोई कोर्स वगैरह कुछ होना चाहिए। ये आपकी कोई फर्स्ट या फिर एक्सटेंशन है कौन मैडम? सा? सॉरी ये आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन है? जी, मेरी फर्स्ट एक्सटेंशन है। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, आपने क्योंकि 10 ईयर्स रूट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन है, इस वक्त आपकी कोई देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर द इंग्लिश सर्टिफिकेट, क्योंकि आपकी जो वीज़ा मिला है वो अंडर द ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 अंडर द फॉर द 10 ईयर्स रूट के पे मिला है आपको। तो इस वक्त आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट जब 10 साल पूरे करते हुए आप अपना इंडिफरेंट अप्लाई करोगी, तो तब आपको B1 एंड लाइफ यूके टेस्ट पास करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी yes, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रियाज भाई, मेरा तो सवाल जो 3 है, और जी प्लीज़। मेरा केस जो है लीव टू रिमेन है ऑन 10 years route पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ माय किड। ठीक, मैंने थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है खुद ही, सवाल क्या और आपका? वो इस तरह सर कि मेरी ये 3rd एक्सटेंशन दी थी 20 मार्च को, और मैं सर हार्ट पेशेंट हूँ, और मैं वेटिंग कर रहा हूँ मेरी हार्ट बाईपास सर्जरी की। 4 मार्च को मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो कैंसिल हो गया। और फिर मुझे NHS वालों ने, मेरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे शील्ड पे रखा 3 मंथ्स के लिए। तो वो स्ट्रिक्टली एडवाइस मी आई कांट फेस टू फेस कांटेक्ट और आई एम नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो 7 मार्च को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की फी वेव के लिए। वो सर बदकिस्मती से एक अकाउंट जो है वो मैं शो करना भूल गए। सर आपका लंबा सवाल हो रहा है, मुझे बोले सवाल क्या है, शॉर्ट पे जाए, मैं फिर आंसर कर देता हूँ। मेरा भाई सवाल पूछें क्या है, ये लंबा हिस्ट्री नहीं अब जाए। सवाल ये है सर कि मेरी जो फी वेव की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हुई है 1 जून को। मैंने 3 जून को रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट की थी मेरी एक्सटेंशन के लिए, जो एक कोविड-19 की वजह से मैंने इनसे मेंशन किया, लेकिन अभी तक मुझे उनकी कोरोना वायरस इमिग्रेशन टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आपने फिर मैंने सर ओके मेरे भाई छोड़ें, आप बहुत लंबा कर रहे हैं बात को। मुझे बताएं कि आपने अप्लाई वीज़ा कर दिया ही करना भी आपने? मैंने सर 3 जुलाई को अप्लाई कर दी है एप्लीकेशन मैंने विद फी। अब सवाल क्या? सवाल सर ये है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ और वरीड हूँ। मेरे भाई थैंक यू आपकी कॉल का, आप टीवी पे सुने आंसर, मच अप्रिशिएट। अब देखें, अब पहली बात यह है कि मार्च को क्या हुआ, फिर अप्रैल को क्या हुआ, अब जून के बाद जुलाई। अब देखें 4 महीनों की ये सारी की सारी आपकी हिस्ट्री है। मुझसे अच्छा होता कि अगर किसी भी एडवाइस तो पहले होती है, लेकिन अब आपने एप्लीकेशन 3 जुलाई को कर दी है, और आज है मेरे ख्याल से 7 और 6 जुलाई, तो सिर्फ 4 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। अब अच्छा देखें, काफ़ी सारी कंपनसेट मिल रही है, जैसे कहा गया था कि इनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, और वो अगर 30 मार्च तक हो रहे हैं तो उनके पास टाइम था कि वो जून तक अप्लाई करें। मई तक पहले था, फिर जुलाई हो गया। बट मुझे लगता है कि अगर आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया था इवन इन मार्च में या अप्रैल में, और क्योंकि 31 मई तक इन एप्लीकेशनों के लिए एक आपको कंपनसेशन दी गई है और आपने उससे पहले अप्लाई कर दिया है, अब आप वेट करें।
नंबर 1। नंबर 2 ये था कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जब आपने एप्लीकेशन की है उसमें डाउनलोड कर दें या बाय पोस्ट कर दें। ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, वेट करें और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। एक बात क्लियर है कि जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे ड्यूरिंग दिस कोविड-19, उनके पास एक ग्रेस टाइम था बाय द 31 जुलाई तक, कि तब तक अगर आप अप्लाई कर लोगे तो आपको ओवर स्टे या इलीगल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब मेरे भाई वेट करें और उसके बाद कोई उनको क्वेश्चन आएगा तो आप या आपको क्वेरी मांगते हैं या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। रजगुल साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है अपने भाई के बिहाफ पे। जी फरमाइए। उनको रिसेंटली ILR मिला है रेफ्यूजी के थ्रू, स्टेटस के थ्रू रिसेंटली, और उसके बच्चे डिपेंडेंट उसके केस में है और उसकी वाइफ। लेकिन वो अब अपने वाइफ के साथ उसका कुछ सही नहीं चल रहा है तो वो सेपरेशन होना चाहता है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो 1 साल के बाद उसके बच्चे और वाइफ जो है ना वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर अब वो आप सेपरेट हो जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, बच्चों के लिए और वाइफ के लिए। मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर मेरा भाई उनसे सेपरेट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा उनके लिए, तो और क्या एडवाइस होगी इस तरह। ओके, आप टीवी पे अपना सवाल सुन सकते हैं। जवाब देखें, ये टेक्निकल बात तो नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि जब आपके पास इंडेफिनिट मिल जाए या सेटलमेंट वीज़ा मिल जाए तो जो फैमिली हो या डिपेंडेंट हो या स्पाउस हो, तो हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल स्टेटस बन जाता है। अगर सपोज करें वन एक मेन एप्लीकेंट है, उसकी वाइफ हैं या उसके बच्चे उसके साथ हैं, जब तो वो पॉइंट बेस सिस्टम पे या ह्यूमन राइट्स के बेस पे मेन एप्लीकेंट साथ डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जब उनके पास सेटलमेंट वीज़ा आ जाए या उनके पास इंडेफिनिट आ जाए, बेशक वो उसको रिफ्यूजी स्टेटस की वजह से या किसी पॉइंट बेस वजह से, जब भी आपके पास इंडेफिनिट ग्रांट हो जाएगा तो हर बंदे का एक अपना इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन स्टेटस बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, पहले कोशिश करें कि उनका तल्लक अच्छा रहे, मसला फैमिली ख़राब ना हो। लेकिन अगर उनका रिलेशनशिप ये कैरी ऑन नहीं होता या उनको सेपरेशन होती है तो वाइफ का, हस्बैंड का और तमाम बच्चों का एक अपना अपना स्टेटस है। जब वो क्वालिफाइड करेंगे अपनी अपनी अलग-अलग या 1 बाय 1 एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो किसी और के डिपेंडेंट नहीं है एनी वन ऑफ देम। अब एक बात ये है कि वो 1 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास एक कंडीशन ये है कि आपको इंडेफिनिट के 1 साल के बाद अप्लाई करना है, और दूसरी कंडीशन इस केस में ये होती है नेशनलिटी के लिए कि आप लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी इलीगल ओवरस्टे या विदाउट वीज़ा यहाँ पे स्टे ना किया हो। अब देखना ये है कि जब 5 साल पहले इनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, उससे पहले क्या ये इलीगल थे, विदाउट वीज़ा थे या ओवरस्टे थे। वो टाइम अगर वो लीगल थे तो पॉसिबल है, अदरवाइज वो लीगल नहीं थे तो फिर जब उनको फर्स्ट टाइम रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, फ्रॉम दैट डेट से टोटल 10 ईयर्स पूरे करने हैं और उसके बाद फिर वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे। बट सेम जो सवाल था कि वो लैदा होते हैं तो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सारे एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। अगर कोई सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तो किसी एक की वजह से दूसरे के इमिग्रेशन स्टेटस पे इफेक्ट नहीं होगा। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो हेलो मैडम, आप लाइव हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे लगता है शायद आप टीवी को बंद करें, मोबाइल पे या फ़ोन पे बात करें प्लीज़। आपका सवाल क्या है? जी हेलो मैडम, टीवी को छोड़ दें, टीवी पे ना देखें, आप फ़ोन पे बात करें। क्या सवाल आपका जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आजकल नेशनलिटी का कितना लगता है? कितनी देर लगती है? मैंने 9 मंथ हो गए अप्लाई किया हुआ है और अभी तक कोई जवाब सवाल नहीं आया। चलो बस वेट करें मेरी बहन। चक्कर ये है कि ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले में जा रही हैं और एप्लीकेशंस, मेरे ख्याल में अब काफ़ी चीज़ें जो हैं ऑफिस वगैरह या होम ऑफिस के सेंटर्स काफ़ी खुल गए हैं,
तो मोस्ट लाइकली जल्दी आपको अप्लाई कर देंगे, लेकिन टाइम का मैं कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि ये एक जो वायरस आया उस वजह से बहुत सारी डिले हो रही हैं चीज़ें। आप वेट करें, कोई उनको मसला होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। सर, मेरा सवाल ये था, मेरी ब्रिटिश बेबी है, राइट तो मैंने उसके बेस पे अपना केस लगाना है। राइट। तो मैंने पूछना ये था कि जो 1 डे की एप्लीकेशन होती है, क्या वो अभी हो रही है या अभी नहीं? ठीक, अभी क्योंकि होम ऑफिस ने ये मंडे से काम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जो सेंटर्स हैं वो खोल रहे हैं। ये सारे सेंटर नहीं खुले, इस वजह से अभी तक जो सेम डे एप्लीकेशन वो अवेलेबल नहीं हो रही। जो प्रायोरिटी बेस है वो चल रही थी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपको डेट मिल रही कि नहीं मिल रही। इसलिए अगर आप समझते हो कि आपने सिर्फ सेम डे ही जाना है तो मेरे ख्याल में अभी वेट करें, लेकिन होपफुली ये जल्दी दोबारा वो सेम डे वाला प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही हैं, और क्योंकि बायोमेट्रिक का भी उन्होंने प्रोसेस निकाला है कि वो पुराने जो लास्ट आपके फिंगरप्रिंट हुए थे उसी डिटेल्स को यूज़ करेंगे और आपके वीज़े को का डिसीजन लेंगे, इसलिए आपको उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन करनी चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। यस हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। गुल भाई, मेरा सवाल ये था कि रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, वो क्या बोलते हैं, सेटलमेंट 5 साल के बाद। तो अब सवाल मेरा ये है, क्या जब रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है और सेटलमेंट आपके पास आ जाती है, तो उसके बाद आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो फीस सेम है दूसरे वीज़ों की तरह, या इसकी फीस फ्री होती है रेफ्यूजी सेटलमेंट में? बस ये इतना सा सवाल था मुझे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर किसी बंदे को रिफ्यूजी स्टेटस मिले और रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करने से पहले या असाइलम क्लेम करने से पहले उसने डिक्लेयर किया हो और उसकी जो शादी है वो तमाम रिकॉर्ड पे हो, तो फिर उसकी फैमिली उसको ज्वाइन कर सकती है एज ए फैमिली रीयूनियन। लेकिन जब अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस के बाद आप जाते हो, सेटलमेंट वीज़ा मिल गया, और अगर बेशक आपकी शादी से असाइलम क्लेम करने से पहले हुई थी या अब करते हो, तो अब आप पे जो कंडीशंस लगेंगी वो एक सेटल्ड पर्सन की कंडीशन लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अप्लाई करते हो अपनी वाइफ का, तो उसको आपको इनकम प्रूव करनी पड़ेगी, उसको इंग्लिश दिखानी होगी, आपका रिलेशनशिप, अकोमोडेशन और ये तमाम चीज़ें आप जो क्राइटेरिया है वो पूरा करते हुए अपनी एप्लीकेशन करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। प्लीज़। जी, मैं स्पाउस वीजे पे आई थी, तो अभी एक्सपायर हो रहा है 1 अक्टूबर में। ठीक। तो उसके लिए मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हस्बैंड के और मेरे? और क्या ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा? ठीक, जी आपकी चॉइस है। अगर आप समझते हो कि आपको कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई योरसेल्फ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, ये ना एप्लीकेशन डाल लो और फिर फीस ज़ाया ना हो जाए, किसी वकील के पास चले जाएं, तो आपके पास राइट है वकील को, किसी सोलिसिटर को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव को आप चाहते हो आप उनको रिकमेंड कर दें। अब सवाल आता है कि आपको एक्सटेंशन है, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला था, अब आप एक्सटेंशन करने जा रहे हो, तो आपने इंसेक्शन करने जा रही हूँ, रिन्यूअल के लिए जा रही हूँ। ओके, आपको जो वीज़ा मिला था अंडर 5 ईयर्स रूट मिला था आपको? मेरा था पीछे कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए, आप एक्सटेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं और इसके लिए आपको वही सबसे पहले इनकम थ्रेशोल्ड कि आपकी इनकम पूरी हो रही है, उसकी बैंक स्टेटमेंट वेजेस स्लिप लगानी होगी। नंबर 2 आपके पास अकोमोडेशन है। नंबर 3 आपका रिलेशनशिप मैरिज सर्टिफिकेट है। अगर आपकी एक्सटेंशन है तो आपने लास्ट 2.5 साल से जो इकट्ठे प्रूफ्स हैं आपके
6 डॉक्यूमेंट्स ऑन योर नेम्स और 6 ऑफ योर हस्बैंड नेम्स, ये देने होंगे। अगर आपका इस रिलेशनशिप से बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की कॉपी साथ लगानी होगी, और इसी तरीके से पिक्चर वगैरह होंगी वो लगाएंगे। और अगर आपने पहले A1 पास किया था फॉर इनिशियल एप्लीकेशन के लिए और एक्सटेंशन करने जा रहे हैं तो अब आपको A2 पास करना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके साथ और कुछ चीज़ हो तो वो भी लगा सकते हैं। बट मेनली आपके पास इनकम थ्रेशोल्ड, अकोमोडेशन या इंग्लिश सर्टिफिकेट और आपका रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ यू लिविंग टुगेदर फॉर 2 years एंड योर रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था आपसे प्लीज। कि मैं बैक होम से अपील विन कर गया था आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे। ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि मैं आफ्टर 5 years इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या आफ्टर 10 years? उनको लेटर के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था कि 5 years रूट है और या 10 years रूट है, लेकिन वीजा 33 मंथ का मुझे मिला था। तो आपको आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। आपकी क्यों अपील अलाउ हुई थी? क्या केस था आपका? बेसिक केस क्या था? मेरा ये स्पाउस वीजा था, स्पाउस से उन्होंने रिफ्यूज किया था ना होम ऑफिस ने। और इशू क्या मेरा बनाया बेटा था इस कंट्री में। इशू क्या बनाया था? इनकम का बनाया था या कुछ और था? सॉरी। और जो रिफ्यूज़ किया था उस पर ग्राउंड्स क्या थी? आपका ह्यूमन राइट्स में क्या था कि आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही स्पाउस की, या? नहीं, इनकम मेरी पूरी थी क्योंकि मैं इस कंट्री में रह के गया था, रिमूव हुआ था, पुरानी इमिग्रेशन हिस्ट्री थी मेरी यहाँ पे, तो इस तरह से उन्होंने रिफ्यूज किया था। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अगर आपको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जाए, रिमूव भी किया जाए, तो लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन होती है उसकी जजमेंट पढ़ें। क्या आपको अगर जजमेंट कोर्ट की ये थी कि आपको जो वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 8 या ह्यूमन से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको 10 years रूट पे डाल दिया। अब सेकंड चीज़ ये चेक करें, जब आप अप्लाई करोगे, आपको कोई एक्सटेंशन आपकी ड्यू है, आप जब एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो आपको चाहिए कि आप 5 years रूट वाली एप्लीकेशन करना। उसके 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये है कि अगर आपकी एक्सटेंशन ग्रांट हो जाती है अंडर द 5 years रूट, और वो कहते हैं कि यू क्वालिफाइड फॉर द आफ्टर 2.5 years फॉर सेटलमेंट के लिए, तो आपकी कम से कम जो 2.5 साल गुजरे वो काउंट हो जाएंगे। लेकिन लेट से अगर आपको ह्यूमन पे वीज़ा मिला है या अभी आप लेके आए हो, तो अभी भी आपके पास राइट है, आप विद इन कंट्री अभी भी 10 years रूट को 5 years रूट पर लेके जा सकते हो। क्योंकि जो आपको लास्ट एप्लीकेशन मिली थी शायद किसी ABC रीज़न से कहा गया, लेकिन अब UK में आप आ गए हो, लीगल हो, और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द स्पाउस वीज़ा के लिए पूरी कर रहे हो, तो आपके पास राइट है कि आप स्विच कर जाएं 10 to 5 years रूट के ऊपर। ये आप देख लें, डिटर्मिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर ये दोनों काम नहीं करने, तो थर्ड ये है कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर दें फॉर अंडर द FLRM, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और जब आपके 5 साल पूरे हुए तो आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे। मोस्ट लाइकली जैसे आपने बोला कि अगर वो हमें कंसिडर करते हैं स्पाउस वीज़ा तो वेल एंड गुड, अगर ना किया तो कम से कम वो आपको ऑप्शन देंगे कि भाई हम आपको ये क्वालिफाइड नहीं करते फॉर द सेटलमेंट, लेकिन क्योंकि आपने फ़ीस वगैरह पे की है, वो फ़ीस आपकी एडजस्ट करते हैं फॉर द एक्सटेंशन 2.5 years के लिए, तो फिर आपके कोई पैसे ज़्यादा ज़ाया नहीं होंगे। ये तीनों ऑप्शंस हैं, जो आपको सूट करे आप उसको अडॉप्ट कर लेना। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाजुल साहब, मैं नाज़िश बात कर रही हूँ, और मैंने अपनी अम्मी की वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की थी एज अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। ठीक। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम, आप लाइव में बोले, प्लीज सुन रहा हूँ जी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से उनका स्टेटस यूरोपियन का है, लेकिन मैं पाकिस्तानी स्टेटस है, हम दोनों UK में रहते हैं। तो मैं अपनी अम्मी को बुलाना चाहती हूँ, और मेरी अम्मी मेरे हस्बैंड की ममानी भी लगती है, हम दोनों कजन्स हैं। आपने अप्लाई कर दिया या भाई अप्लाई करना आपने? जी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने इस पे रिजेक्शन लगा दी थी, क्योंकि मैंने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल ये कैटेगरी में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। राइट। तो उन्होंने इस पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो भी तब से जब से मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी। मैं शादी करके UK आ गई थी। अच्छा, मुझे सवाल पूछिए, मैं आगे से करता हूं। अब सवाल क्या आपका? जी सवाल यही है कि अब
इजीएस्ट वे क्या है कि जिसके जरिए मैं अपनी अम्मी को बुला सकूं, क्योंकि मेरे पास जब से मेरी शादी हुई है तब से वो रसीदें नहीं है, ना ही हमने अम्मी को फाइनेंशियल सपोर्ट। आपके पास रिफ्यूजल लेटर है? राइट टू पे मिला आपको? जी बिल्कुल, रिफ्यूजल लेटर है मेरे पास। और जी कब रिफ्यूज हुआ था मैडम? जनवरी में। जनवरी में। और आपने इस पे अपील की है या नहीं की? नहीं, अपील नहीं की, क्योंकि मुझे एक दो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि अपील करने से बेहतर है कि आप ये अप्लाई कर लें, क्योंकि इसकी तो फीस भी तो नहीं होती है, तो अपील में ज़्यादा लंबा हो जाता आपकी है। कॉल का शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में मोर देन वेलकम इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी। एंड मेरे ख्याल में आप जहाँ भी रह रही हैं, अगर किसी वकील के पास चले जाएं, बात करें, डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स उसे शेयर करें। अब ऑफ कोर्स जो आपने बात की है वो ठीक है, और जो होम ऑफिस ने डिसीजन दिया है वो काफ़ी एज ए इन प्रिंसिपल उनका डिसीजन है। लॉ ये कहता है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो एज ए डिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर या फैमिली मेम्बर, तो आपने सबसे जो बेसिक जो कोर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने इस्टेब्लिश करना कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो और वो आप पे फाइनेंशियली यानी फिजिकली डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब इसमें क्या था कि आपके पास फंड्स का रसीद होनी चाहिए, बाकी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब आपको राइट ऑफ पे मिला था तो आपको उसको एक्सरसाइज करना चाहिए था, ताकि कोर्ट में बताते कि जो अगर हमने कभी उनको नहीं भी भेजे तो हम पैसे भेजते रहे हैं, रसीद नहीं है, या हम कोई और भी जो आप मेथड यूज़ करते थे, कभी आप सैर करने गए थे, मिलने गए थे, पैसे पे किए थे, बट इन एनी वे अगर आप नहीं दे सके, अब आपके पास राइट है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिश के बेस के ऊपर, वो तो इज़ वेरी लेस चांस, और अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम 31 दिसंबर तक है। जो भी यूरोपियन हैं वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, किसी साथ डिस्कस करें और फ्रेश एप्लीकेशन कर दें, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। नंबर एक, ऑफ कोर्स फीस नहीं है, और सेकंड, अब आपको पता है कि कौन कौन से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम मिस कर लिए, नहीं लगा सके, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने केस को सबमिट करेंगे, तो आई बिलीव के विल बी गुड रिजल्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। जी सर जी, मेरे दो सवाल है। एक तो मेरी बेटी का जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो 5 साल की हो गई है, उसकी डेट एक्सपायर होगी, तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा? ठीक। और दूसरा सवाल? दूसरा सर जी, मेरी मैसेज 2013 में जहाँ पे आए थे, तो मेरी इनकम लो होने से वजह से उन्होंने उनको डाल दिया वो स्पोर्ट्स भेजे 10 साल में वो सेटलमेंट में। मेरे पास तो सेटलमेंट है, तो अभी उसका नेक्स्ट मार्च में जो वीजा एक्सटेंड होगा, उसके पास ए लेवल का इंग्लिश टेस्ट तो है, इंडिया की ग्रेजुएशन है, तो जहाँ पे अभी और कोई इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? अब उसको आए हुए यहाँ पे कितनी देर हो गई आपकी वाइफ को? देख लीजिए, 7 साल हो गए जी, पूरे 7 साल हो गए। और अभी आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है ना? जी जी हाँ जी। अच्छा, अब आपके 2 सवाल हैं। जो एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, क्योंकि आपकी वाइफ का जो केस है उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे डाल दिया, और ये 10 साल पूरे करते वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। जब आप इंडेफिनिट अप्लाई करेगी मैडम आपकी मिसेस, तो उसको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना पड़ेगा, लेकिन अब एक्सटेंशन टाइम उसको कुछ एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आप के लिए तो जो A1 किया वही चलेगा जी? नहीं, अब रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है, A1 की B1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा देना तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपको 10 साल के रूट में डाल दें तो एक्सटेंशन टाइम इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब दूसरा सवाल था कि आपकी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो ब्रिटिश है, तो ऑफ कोर्स आपको अगेन नया पासपोर्ट की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। पहला पासपोर्ट साथ लगा देंगे तो आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करोगे, क्योंकि अब वो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो इसलिए आप फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म लें या ऑनलाइन एप्लीकेशन करें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ लगा के भेज दें, तो उसको नया पासपोर्ट ग्रांट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। मेरे से जी 2 मुख्तलिफ से सवाल हैं प्लीज। मेरी मिसेस को जो 10 साल का राउट डिस्क्रिप्शन लीव पे जो है वीजा है, राइट, और उनका जो लास्ट है 2.5 ईयर का वो करने वाला है अगले 2 महीनों में। तो मेरे सवाल 2 हैं कि नंबर 1, कोविड-19 की वजह से जो पब्लिक फंड यूज किए गए हैं, क्या उससे उनके वीजे पे इफेक्ट होगा? नंबर 2, जो वो ये है कि अगर किसी सूरत में अगर हम दोनों सेपरेट होते हैं
तो क्या कोई उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन होगी कि कोई दूसरा रूट इस्तेमाल करके वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं या परमानेंट वीजे पे जा सकें किसी तरीके से? और हमारे दरमियान एक बेटा भी है 13 साल का, उसकी बेस पे आप उसको दोनों को जो वीज़ा मिला हुआ है वो 10 साल की बेस पे मिला हुआ है? 10 साल की बेस पे मिला हुआ है, 7.5 तकरीबन गुजर चुके हैं, हमने लास्ट वाला अप्लाई करना है। और आपके पास स्टेटस क्या है? मेरे पास मैम ब्रिटिश नेशनल। ठीक। अब 2 सवाल हुए कि जब उनको ऑलरेडी वो 10 साल की बेस पे हैं और उनको पब्लिक फंड अलाउ थे तो वो ले रही हैं, तो उसकी एक्सटेंशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो कोविड-19 की वजह से उन्होंने नई पॉलिसी मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भी की थी कि जिन लोगों के पास पब्लिक फंड नहीं भी थे, अगर वो भी अप्लाई करके ले लें तो तब भी उनकी एक्सटेंशन पे कोई इशू नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ये इनकम बेनिफिट वाला इशू आता है वो तब आता है अगर आप 5 साल की कैटेगरी पे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ती है और ये प्रूव करना पड़ता है कि आप सेल्फ सफिशेंट हो, इस वजह से वो कंडीशन आती है। लेकिन आपका 10 साल का रूट है, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, इसलिए आपकी अगर इनकम या बेनिफिट ले रहे हैं तो वो आपकी जो मिसेस की एप्लीकेशन है उस पर कोई इशू नहीं आएगा। अब सेकंड ये है कि आप कहते हैं वो सेपरेशन होती है। देखें, विश के आपका जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके इस हालात ऐसे पोजीशन पे हैं कि आप यू कांट लिव टुगेदर, तो मुझे लगता है क्योंकि आपका बेटा जो है वो ब्रिटिश नेशनल है और उसकी वजह से उनके पास राइट है कि वो अपने बच्चे की बेस पे भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। लेकिन अगेन शायद ये आपको ऐसी एडवाइस करना मेरे लिए सेंसिबल नहीं बनती या सेंसिबली ठीक नहीं है मेरे लिए। बट मैं ये कह सकता हूँ कि यस, जो आपने सवाल पूछा पहला, बिल्कुल अगर आप बेनिफिट ले भी रहे हैं तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। जी गुल साहब, नाइस टू सी यू। वेरी नाइस टू सी सर। मेरा क्वेश्चन छोटे छोटे है। तो मेरे मदर विजिटर वीजा पे है, 3rd टाइम पे आए हैं। राइट। तो उन्होंने अप्रैल में वापस आफ्टर 5 मंथ जाना था, लेकिन कोविड की वजह जा नहीं सकते, तो उनको 31 जुलाई तक उनकी एक्सटेंशन है। राइट। और इंडिया अभी तक भी 31 जुलाई तक क्लोज हो गया इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सवाल क्या तो गवर्नमेंट कोई एक्सटेंशन नहीं देती, सपोज कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती विजिटर के लिए, तो ओवरस्टे तो नहीं कंसिडर होंगे। और इसी के साथ है कि मेरी वाइफ यूरोपियन है। हेलो सर, हम सुन रहा हूँ जी। हाँ, सवाल पूछें जी। जी, वाइफ है यूरोपियन, सेटल स्टेटस है, मेरे पास भी सेटल स्टेटस है। अगर मदर का यहाँ से EU स्टेटस प्री सेटल अप्लाई कर दें तो, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग है वो नहीं है, जो मैं पैसे भेज रहा हूँ थोड़े बहुत मेरे पास हैं लेकिन मोस्टली नहीं है, लेकिन 4-5 ईयर के है मेरे पास। आपकी कॉल का मेरे भाई टीवी पे आंसर सुने। थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो पहला सवाल ये था कि अगर कोई लोग यहाँ पे विजिटर आए हुए हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो उनके पास ऑप्शन क्या है। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग यहाँ पे विजिटर हैं, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए उससे पहले, लेकिन वो 31 जुलाई तक यहाँ पे रह सकते हैं। पहले एंड ऑफ मई था, अब उसको एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया। अगर आपके पेरेंट्स का वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपके पास टाइम है कि 31 मई तक वो यहाँ से डिपार्चर कर जाएँ, आज की जो गाइडेंस है वो ये कहती है पॉसिबल है कि 2 वीक के बाद फिर चेंज कर लें। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो उनका विजिटर वीज़ा है, आप विद इन अ कंट्री बड़ा रेज होता है कि एक्सटेंशन हो, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप यहाँ से एक्सटेंशन की अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, हम यहाँ पे ओवरस्टे नहीं होना चाहते, लिहाजा हमें विजिटर वीज़ा यहाँ पे फॉर द सर्टन टाइम 2 माह के लिए 3 माह के लिए एक्सटेंड किया जाए, तो पॉसिबल है, उसको भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो नहीं कर सकते तो 3rd ऑप्शन जो आपके पास जाती है वो ये है कि आप कहते हो कि आपकी वाइफ जो है वो यूरोपियन है, आप यहाँ पे रह रहे हो और उनको एज ए एक्सटेंडेड फैमिली में अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब आपके केस में है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एविडेंस है वो शॉर्ट है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल हकीकत है कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो जाके वहाँ रह नहीं सकते और आप उनको लुक आफ्टर करना चाह रहे हो। ये आप अपनी एविडेंस में या स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि 31 से पहले बाई लॉ उनको लीव करना पड़ेगा अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती दोबारा।
सेकंड ये है कि उनका विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें एक्सटेंशन, अगर वो भी नहीं करना तो थर्ड जो ऑप्शन है कि आप यूरोपियन डिपेंडेंट वाला रूट पे चले जाएं। तो मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स दो कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आपके पास गुड ऑप्शन है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएँ, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा लें, हमसे मिलना चाहें। मेरा नाम रियाज गुल है, हमें लॉ सोसाइटी से आप सर्च कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देख के एक बेटर ओपिनियन दिया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। रियाज भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी कजन है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, राइट, और उनका एक बेटा प्रीवियस मैरिज से था, वो पाकिस्तान में है 20 साल का, राइट। तो उसको यहाँ यूके में लाने का क्या प्रोसीजर होगा? आपकी कजन के पास स्टेटस क्या है इस वक्त? उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वहाँ यहाँ 20 साल से रह रही हैं। ओके, और उनका एक बच्चा है प्रीवियस रिलेशनशिप से? प्रीवियस मैरिज से उनका बेटा है और वो पाकिस्तानी नेशनल है और वो कभी यूके नहीं आया, तो उसको यहाँ लाने का क्या प्रोसेस होगा? जब मैडम ने शादी की पहला जो उसका जो बाप है वो मर चुका है। ओके, उसकी डेथ हो गई। अब मुझे बताएं कि जब उन्होंने इस सेकंड शादी की थी, बताया था कि मेरा बच्चा है पहले? नहीं, उन्होंने नहीं बताया था जब वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी। ठीक, ओके। देखिए, हमारी ये प्रॉब्लम बनती कि हम जब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं पहले अगर एक्सप्लेन नहीं किया, आपने पहले इनिशियल एप्लीकेशन डाली, फिर एक्सटेंशन डाली, फिर इंडेफिनिट अप्लाई किया, अगर उस वक्त आपने नहीं किया तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, क्यों नहीं किया? अगर मुझे नॉलेज नहीं था कि मैं ज़रूरी नहीं है बताना, एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। बट जो आपका सवाल था कि क्या वो अप्लाई कर सकती है, हाँ, कोई बंदा भी जो अगर यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हो और उसका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं टू ब्रिंग इन द यूके, लेकिन उसके लिए एज फैक्टर होता है कि वो अंडर 18 होना चाहिए। अब आपके केस में क्या है कि वो 20 हो गया है, लेकिन अगर 18 से बड़ा हो तो आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। जैसे आपने बोला कि उसके बायोलॉजिकल फादर की डेथ हो गई, वो उसको लुक आफ्टर करता था, वो नहीं कर सकता, अब उसकी माँ उसको स्पॉन्सर करना चाह रही है। ये केस है। अगर आप मुझे बी वेरी ऑनेस्टली स्टेट वे बोलूँगा, अगर पूछते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है या बाय प्रिंसिपल एंड बाय बुक क्या पोजीशन जा रही है, वो अंडर 18 के लिए होता है। लेकिन अगर 18 से अबव एज हो जाए तो फिर आपको काफ़ी सारी एविडेंस देना पड़ती है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस क्या क्या है कि क्यों वो इस पोजीशन में है कि वो ही कांट सर्वाइव विदाउट दिस मैडम सपोर्ट, या ये फिजिकली क्या उसको सपोर्ट कर सकती हैं। इनका फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाएगी, इनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल है, इनके हस्बैंड और ये दोनों काम करेंगे, प्रूफ दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें नीड टू बी कंसिडर और उसके बाद एक प्रॉपर एडवाइस की जा सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स फिर यही कहते हैं कि कुछ जनरल सी एडवाइस हो तो मैं कर दूँ, लेकिन ये है कि आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को फिज़िकली देखें, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाके दिखाएं ताकि आपको एक बेटर एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए जी। I'd like to talk to Mr. Razak, please. Yes, my friend, you are on live. What's your question, sir? Hello. My friend, I'm speaking Riaz Gul. You are live. What is your question, sir? हाँ सर, मेरा नाम है मनु। आप टीवी, please could you just talk over the phone? Leave the TV, please. I think he was listening on the TV. Hello. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल भाई, मैं तलाल बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। Still, I think the same thing. He just tried to speak while listening on the TV, I think. रियाज गुल साहब, hello. बात कर रहा हूँ। अस्सलाम जी। Control, I think, take the other call. He's struggling somewhere. जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी रियाज भाई, थोड़ा सा मेरा एक मसला है। मैं तकरीबन 10-11 महीने हो गए हैं मुझे लंदन आए हुए, और मुझे जो वीज़ा स्पॉन्सर मेरे भाई ने किया था वो 1 महीने का था। कंट्रोल, मुझे आवाज़ और मेरा वीज़ा नहीं आई, क्या सवाल आपका? जी जी हेलो जी रियाज भाई।
जस्ट 1 सेकंड मेरे भाई, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई थी, दोबारा बोलना प्लीज़। जी रियाज भाई, मैं आबिद बोल रहा हूँ। आबिद नाम है मेरा, और मैं तकरीबन 10-11 महीने पहले लंदन आया था। राइट। और मेरे भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया था। राइट। और वो जो मुझे स्पॉन्सर मिला था, वीजा मिला था, वो 1 महीने था। और मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है, तकरीबन 10-11 महीने हो गए हैं। राइट। तो कुछ राय बताएं कि मेरे लिए क्या कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। आप क्या कर सकता हूँ यहाँ। आप कहाँ रहते हैं मेरे भाई? यूके में इस वक्त? जी। आपके पास वीजा कौन सा है इस वक्त? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया सर, तकरीबन 11 महीने हो गए हैं। ठीक। आप यहाँ में विजिटर आए थे? सर जी आप यहाँ पे विजिटर इंटर हुए थे यूके के अंदर? आबद साहब मुझे लगता है कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि आप यहाँ पे विजिटर आए थे, वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब बोला कि 9-10 महीने हो गए हैं। आप देखें कि क्या अगेन पहली बात तो ये है कि जो विजिटर आता है वो अंडरटेकिंग देता है या एफिडेविट पे साइन करता है कि मैं सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए यूके में जा रहा हूँ और मेरा इंटायर एंड सोल पर्पज़ टू जस्ट विजिट द यूके एंड माई फैमिली एंड आई हैव फुल इंटेंशन टू लीव द कंट्री विद इन ऑथराइज्ड टाइम्स। ये आप पहले कैनेडा दे के आते हो। पहली बात तो ये बताएं कि अगर आप ये आपने कहा था और आपके यहाँ पे आने से क्यों ऐसे मामलात हुए कि आप वापस नहीं जा रहे, कौन से हालात आपके चेंज हो गए? नंबर 2, आपको यहाँ पे इलीगल नहीं होना चाहिए था, या अगर तो आप कोविड-19 की वजह से हुए हो तो फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर उस वजह से नहीं हुए तो फिर आपको रीज़न देनी होगी। और थर्ड आपका सवाल ये आता है कि आप चाहते हो मैं यहाँ पे रहूँ, तो बताओ क्यों रहना चाहते हो और व्हाट बेसिस आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन एडवाइस तो सिर्फ अपडेट किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट होगा कि आप जस्ट गो टू सम एनी सोलिसिटर एंड स्पीक टू हिम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। कंट्रोल से कहा जा रहा है कि क्लोजिंग टाइम। नाज़रीन जो आज मैंने सिर्फ अपडेट शेयर करनी थी आपसे वो यही था कि जिन लोगों ने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या सिटीज़नशिप के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, ये एप्लीकेशन पेंडिंग है और उनके बायोमेट्रिक नहीं हो रहे, उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी की है, अभी ईमेल्स आ रही हैं या डायरेक्शन आ रही है लोगों को, वो ये कह रहे हैं कि जो लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशन है उनको सेंटर नहीं खुले या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उनके लिए वो कहते हैं कि हम आपके रीयूजिंग द बायोमेट्रिक आप कर रहे हैं कि जो अपने पहले लास्ट एप्लीकेशन में अपने बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट्स दिए थे उन्हीं को कंसिडर करते हुए आपकी आईडी को वेरीफाई करेंगे और आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे। इसके साथ ही साथ सेकंड स्टेप वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में एक जो उन्होंने एक टर्म निकाली है कि ये न्यू डिजिटल अप्रोच के तहत फ्यूचर में आपका फेशियल इमेजेस लिया जाएगा, आप घर में अपनी फ़ोटो बनाओगे, डाउनलोड करोगे और उससे आपकी आईडी वेरीफाई कर लिया करेंगे और उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन का डिसाइड किया करेंगे। इसलिए जिन्हों की एप्लीकेशन पेंडिंग है, बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, वरी ना करें, अपनी ईमेल चेक करें, जंक मेल में चेक करें और अपने सोलिसिटर से कहें कि वो अपनी ईमेल चेक करें। और ऑलमोस्ट सबको मंडे से ये ईमेल आना स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरा और आपका साथ यहाँ तक, जिन्होंने कॉल किया सर उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।